हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क ऑटो गुरु पर। मैं चेतन पाटिल लेकर आया हूं हर संडे की तरह इस संडे भी नया संडे कमेंट बॉक्स, जहां पर हफ्ते भर के पूछे गए आप ही लोगों के सवालों के मैं देता हूं जवाब। सभी सवालों के जवाब देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कुछ चुनिंदा कमेंट्स हर बार की तरह इस बार भी मैंने चूज करी है जिसका जवाब मैं आपको देने वाला हूं। जिन भाइयों की जिन लोगों की कमेंट्स में नहीं ले पाया या फिर कमेंट्स में जवाब नहीं दे पाया उनके लिए सॉरी। आप लोग भी समझा करो, कई सारी कमेंट्स आप लोगों की आती है तो अकेला इंसान इतना सब कुछ नहीं कर सकता, फिर भी मैं कोशिश करता हूं सभी कमेंट्स के जवाब देने की। तो बढ़ते हैं पहले सवाल पे, और जो पहला सवाल हमसे पूछा है वो है मनीष इंसान, और ये लिखते हैं भाऊ क्या गाड़ी इंजन खराब होने के बाद दोबारा इंजन बनवाने का क्या कंपनी सर्विस सेंटर बेस्ट रहेगा या फिर, तो इन्होंने पूछा है कि सर्विस सेंटर में डालना चाहिए या फिर बाहरी किसी मैकेनिक के पास डालना चाहिए अगर गाड़ी के इंजन में कुछ खराबी हो जाती है या फिर गाड़ी का इंजन खोलना पड़ता है। तो आपके लिए मैं बताना चाहूंगा गलतियां दोनों जगह पर हो सकती है। हो सकता है सर्विस सेंटर में भी आपको अच्छा काम करके ना मिले, हो सकता है बाहर जो मैकेनिक है, जो लोकल गैरेज है, वहां पर भी आपको अच्छी सर्विस ना मिले। तो ये डिपेंड करता है बंदे के एक्सपीरियंस के ऊपर, क्योंकि एक एग्जांपल के तौर पे अगर बताना चाहूँ तो हॉस्पिटल्स तो कई सारे हैं, जितने मर्जी उतने हैं। अगर मरीज का सही इलाज पर्टिकुलर किसी डॉक्टर के पास नहीं हो रहा है तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा, लेकिन एक एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर ही उस बीमारी को समझ करके उसे अच्छे से जो है इंसान को रिपेयर कर पाएगा, उस बंदे को रिपेयर कर पाएगा, बीमारी का इलाज कर पाएगा। तो यही कहानी यहां पर भी लागू होती है। बस आप यूं समझ लो कि अच्छे एक्सपीरियंस वाले बंदे के पास ही डालना। अब अगर आपको सर्विस सेंटर वालों पे भरोसा है, वैसे वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं ये जरूरी नहीं है। कभी कभार नई रिक्रूटमेंट भी होती है उनकी, नए बंदों को हायर किया हुआ होता है उन्होंने, तो ऐसे में मेजर जो काम होता है वहां पे गलतियां हो सकती है। और सेम चीज आपका लोकल मैकेनिक भी कर सकता है। तो जिस बंदे को आप जानते हो जो गाड़ियों का अच्छा काम करता है, जिसका नाम दूर दूर तक फैला हुआ है गाड़ियों को रिपेयर करने के मामले में, आप उसी के पास इंजन का काम करवाए, क्योंकि गाड़ी का दिल होता है इंजन। अगर वही खराब हो गया तो खत्म। बढ़ते हैं आगे, और अगला जो सवाल हमसे पूछा है वो है मनोज स्वारगे, और ये लिखते हैं आई एम 42 ईयर ओल्ड, one classic powerful simple look family bike, my weight nearby 90 kg and want office daily 25-30 kg किलोमीटर, kindly suggest which bike suitable for me। अगर आप 125 सीसी में जाना चाहते हो तो मैं आपके लिए सुपर स्प्लेंडर सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी एज 90 की है, वेट आपका 90 का है और एज कहीं ना कहीं आपकी 40 प्लस है। तो ये गाड़ी आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है सभी एंगल्स से। दूसरी चीज़, अगर इसके अलावा 125 सीसी में आप कोई दूसरा ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो मैं आपको शाइन 125 सजेस्ट करूंगा। इसके भी वही रीजन है, क्योंकि ये हर एक एंगल से आपको कंफर्टेबल साबित होगी। फिर चाहे आप सस्टेनेबिलिटी पकड़ लो, राइडिंग क्वालिटी पकड़ लो, सस्पेंशन की जो एबिलिटी है वो पकड़ लो, सीटिंग की जो क्वालिटी है यानी कि जो बैठने की पोजीशन है, इन दोनों गाड़ियों पर आपके लिए ये बेहतर साबित होगी। इसके अलावा आपने कहा है माइलेज भी आपको चाहिए, तो फिर आपको 110 सीसी में जाना चाहिए। वहां पे आपको प्लैटिना एज गियर मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। इसके अलावा विक्टर एक गाड़ी है जो BS4 में आपको मिल जाएगी, तो आप उसे परचेस कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे, और जो अगला सवाल हमसे पूछा है वो है KS, इनका नाम KS ही है, और इन्होंने पूछा है सर एक डायरेक्ट जवाब चाहिए आपसे क्योंकि आपकी राय बहुत सही होती है एंड आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू वेरी मच KS जी, आपने अप्रिशिएट किया, और होना भी चाहिए क्योंकि कई सारे लोगों के ऐसी कमेंट्स आती हैं और ये हमारा मोटिवेशन बढ़ाती है। KS जी तहे दिल से आपका शुक्रिया। अब आपका सवाल पढ़ता हूँ, 2020 में हर तरीके से कौन सी बाइक बेहतर है इन तीनों में से? लुक और रीसेल वैल्यू छोड़ के हीरो स्प्लेंडर i3s, बजाज प्लैटिना एज गियर एंड TVS रेडियन। इंजन लाइफ, ड्यूरेबिलिटी, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, सर्विस सेंटर कॉस्ट, मेंटेनेंस अवेलेबिलिटी, स्पेयर पार्ट मेंटेनेंस ज़्यादा। तो कुल मिलाकर के इन्होंने पूछा है ज़्यादा किसमें, इंजन लाइफ। तो कुल मिलाकर के इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें ये कहा है कि हर एक एंगल से, चारों बाजू से, यानी कि यूँ समझ लो कि पांचों की पांचों उंगलियां घी में कौन से गाड़ी की है। तो भाई KS जी ऐसा है, हर एक गाड़ी में कुछ ना कुछ कमियां होते हैं और हर एक गाड़ी में कुछ ना कुछ खूबियां होते हैं। तो कोई भी परफेक्ट इंसान का ही ले लो, मैं अगर मेरी बात करूं तो मुझ में भी कुछ कमियां होंगी, कुछ खूबियां भी होगी भाई, वैसा ही आपका भी है। तो चाहे इंसान हो, मशीन हो, कुछ ना कुछ कमियां उसमें रहती हैं। जितने पॉइंट्स आपने लिख करके बताए वो सभी के सभी पर्टिकुलर एक गाड़ी में मिलना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल।
आपको ये तय करना है कि आपका एक्चुअल पर्पस क्या है, कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो हाईलाइटेड है, यानी कि आपका पर्पस क्या है। लॉन्ग राइड ज्यादा होती है, शॉर्ट राइड ज्यादा होती है, माइलेज ज्यादा चाहिए, कम माइलेज से काम चल जाएगा, सिटी में ज्यादा चलाते हो, हाईवे पे ज्यादा चलाते हो, तो ऐसे कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, उस हिसाब से गाड़ियां बनाई जाती है। जैसे मोबाइल का एग्जांपल मैं देता हूं, 2GB रैम वाला भी आता है, 4GB रैम वाला भी आता है, 2 कैमरे वाला भी आता है, 4 कैमरे वाला भी आता है। तो जाहिर सी बात है 4 कैमरे का यूज जिसे होगा वही उसे परचेस करेगा, और जिसे 2GB में उसका काम चल जाता है तो वो 2GB वाला ही लेगा। उसी तरह से आप बाइक का भी गाड़ी जो भी होती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसका भी पकड़ के चलो, क्योंकि आपके पर्पज के हिसाब से, एक्चुअल यूज के हिसाब से गाड़ियां जो है बनाई जाती है और उसी हिसाब से आपको परचेस करना हुआ होता है। इतने सारे पॉइंट्स किसी एक ही गाड़ी में आपको कोई नहीं बताएगा, होते ही नहीं है तो क्या बताएगा। हम जैसे यूट्यूबर्स का काम ही है कि कौन सी गाड़ी की क्या खूबियां है, आपके लिए वो कितनी यूजफुल है, वही बताते हैं हम लोग, बाकी कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आई थिंक आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। बढ़ते हैं आगे, और अगला जो सवाल हमसे पूछा है हिमांशु ताकियार, बाहर किसी बोर का काम चल रहा है, आपको अगर नॉइस आ रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना और वीडियो की ओर ध्यान देना, क्योंकि उसे मैं नहीं रोक सकता, वो कल से चल रहा है काम। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है हिमांशु जी ने, सर इफ अवर आरसी मेंशन अ कलर रेड इज इट्स डिस्क्रिप्शन, ओके, एंड वी रैप दैट बाइक ऑन सम अदर शेड। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर आरसी में रेड लिखा हुआ है और अगर एक्चुअल गाड़ी पे किसी दूसरे शेड का कलर लगा दिया तो चलेगा क्या? यहाँ पे कुछ फाइन वगैरह लग सकता है क्या? आरटीओ कुछ हमारी ले सकता है क्या? इट मीन्स कुछ प्रॉब्लम आ सकती है क्या? तो मैं कमेंट्स पूरी इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप समझ लेना, साइड में भी आपको शो हो रही है कमेंट। तो देखो ऐसा है कि A to Z डिटेल्स जब गाड़ी आप खरीदते हो उसके साथ जब आरसी जो आरटीओ ऑफिस में आप उसे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हो तो वहाँ पे जो डिटेल्स आपकी आरसी में मेंशन होती हैं वही सेम टू सेम होनी चाहिए। जब भी गाड़ी को आपको कोई आरटीओ ऑफिसर रोकता है और तब आपका आरसी देखता है तो ये चीज़ें उसमें हर बार वो बारीकी से ऑब्जर्वेशन नहीं करता है, लेकिन कई बार बारीकी से ऑब्जर्वेशन होता है। अगर किसी ऐसे स्पॉट से आप गुजर रहे हो जहां बड़ा क्राइम हुआ है और वहां पे आपकी गाड़ी को पकड़ा गया और वहां पे आरसी में कुछ भी चेंज अगर दिखता है तो आप डाउट में आ सकते हो, यानी कि आप वहां पे फंस सकते हो, भले ही आपकी गलती हो ना हो। और वही ये जो रूल है इसी के लिए बनाया गया है कि पर्टिकुलर आपकी गाड़ी से कोई क्राइम ना हो। अब अगर होता भी है तो आइडेंटिफाई, जो आरटीओ ऑफिसर्स है उनको आइडेंटिफाई अच्छे से हो पाए, इसलिए ये सारे रूल्स जो है बनाए गए हैं। तो आप ऐसा कुछ भी काम ना करें जिससे कि आपका आरसी आपकी गाड़ी से अलग दिखे। इसका ये मतलब है कि जो आरसी में है वही गाड़ी पे होना चाहिए। जो भी चीज़ें होती है उसमें कई सारी चीज़ें होती है, इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बन सकता है जो कि मैं बहुत ही जल्द आपको बना करके दे दूंगा। और इससे पहले, बहुत पहले मैंने बना करके रखा है, कम से कम 8-9 महीने हो गए, कि क्या लीगल है क्या इलीगल है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो, आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगा। फिलहाल के लिए आप बस इतना ध्यान में रखो कि आपको आरसी में जो दिखता है गाड़ी के ऊपर जो भी है, जो आपकी एक्चुअल गाड़ी है वही आरसी में मेंशन होनी चाहिए, छोटी सी छोटी चीजें। अगला क्वेश्चन YHR इन्होंने लिखा है एक्टिवा कौन सा ऑयल डाले? एक्टिवा में आप 10W30 डाल सकते हो। अगर कंपनी की मैं बात करूँ तो होंडा का ही ऑयल डालो। अगर आपका नॉर्मल यूज है, सिटी में यूज है, कभी कभार एक आध बार लॉन्ग राइड होती है तो होंडा का आप डाल सकते हो। सागर पवार ये लिखते हैं, सर मेरा एक ओपिनियन है, BS6 टेक्नोलॉजी लाइफ लॉन्ग नहीं है, आप फ्यूचर में सब जान जाओगे। FI और ECU बहुत मेंटेनेंस वाले सिस्टम हैं। देखो ऐसा है कि कोई भी सिस्टम जब कंपनी या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी जब अपग्रेड होती है तो उसके साथ साथ बग्स भी आते हैं। बग्स का ये मतलब है कि एरर्स भी आते हैं। अभी जो एरर्स है वो धीरे धीरे करके हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे वो FI हो, ECU हो, जो भी है चीज़ें, तो ये तो अभी अभी आया है, आप सभी लोग जानते हो। इसी के साथ जब तक एरर्स हमारे सामने नहीं आएंगे तब तक उन एरर्स पे काम नहीं किया जाएगा, और जब उस पे काम होगा तो धीरे धीरे एरर्स खत्म होते जाएंगे और ये आगे टेक्नोलॉजी हर दिन डेवलप होती जाएगी। तो इसी वजह से शायद आपको ये लग रहा होगा कि ये आगे फ्यूचर में सक्सेस नहीं होगी। अगर सक्सेस नहीं होगी तो नई टेक्नोलॉजी कोई आएगी ही नहीं।
तो ये है, इसीलिए आप ये मत सोचो पवार जी कि ये जो FI वाली टेक्नोलॉजी है, ये ECU जो भी आपने कहा है, ये आगे नहीं चलेगी। ये चलेगी, लेकिन एरर्स इसमें अभी भी है। धीरे धीरे इसको रिपेयर कर रही है कंपनियां। अब जैसे फ्यूल पंप का जो ईयर पंप है वो ब्लॉक हुआ करता था कुछ गाड़ियों का, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन ऐसा हुआ करता था, तो उसे अब रिपेयर कर दिया गया है और अब वो अच्छे से चल रहा है। तो ये चीज़ें होती है, धीरे धीरे सारी चीज़ें इंप्रूव होती है, और इंप्रूवमेंट ही भाई जो टेक्नोलॉजी है उसे बढ़ाती है। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। अब अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है, तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपके मन में जो दुविधाएं उठ रही है वो पूछ सकते हो। अब अगली जो नेक्स्ट डे है, यानी कि मंडे को, मैं लेकर आता हूं आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को। वैसे कई सारे एक्सपीरियंस मेरे पास पहुंचे हैं, आप लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंस। फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपके पास जिस भी गाड़ी जो भी है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं यहां पर बाकी लोगों के साथ शेयर करूं, तो मुझे लिख करके जरूर भेजना इसी वीडियो के कमेंट में, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक की लिंक है, वहां पर भी आप मुझे लिख करके भेज सकते हो। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।